ले चलता हूं, जहां हमारे वहां के ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दमोह से लक्ष्मीकांत तिवारी हैं, कटनी से अमित यादव हैं, बड़वानी से सचिन राठौर हैं, रतलाम से अमित निगम है, उज्जैन से विजय नेमा है, खरगोन से अंकित बड़ोले हैं, बैतूल से रूपेश मंसूरे हैं और शिवपुरी से देवेंद्र समाधिया ये हमारे साथ जुड़ती है। सबसे पहले हम आशीष जी आपको दमोह ले चलते हैं। दमोह में जहां चुनाव हो रहा है, दमोह में दंगल चल रहा है, चुनावी दंगल चल रहा है, वहां की क्या स्थिति है? लक्ष्मीकांत, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर। लक्ष्मीकांत, सब जगह बड़े शहरों में लॉकडाउन है, दमोह में जो मुझे मालूम है वो लॉकडाउन नहीं है जी। क्योंकि सर दमोह में इस समय विधानसभा उपचुनाव चल रहा है, ऐसे समय हर दिन सैकड़ों और हजारों की भीड़ जनसभाओं में एकत्रित हो रही है। मंच पर भी यह संख्या 50 से अधिक पहुंच चुकी है। ना तो सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है और ना ही मास्क का उपयोग कर रहे हैं लोग, जबकि चुनाव के बीच कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हर दिन लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो अभी तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 77,506 है, जिसमें से 3,335 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, 2,951 मरीज ठीक हुए हैं और 284 इलाजरत है। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें मौत की संख्या वाली, तो उसमें करीब 94 लोगों की मौत कोरोना पॉजिटिव होने से बताई गई है। हालांकि यह मौत 200 से अधिक हो चुकी है। इसमें खास बात यह है सर कि रेमडेसिविर जो वैक्सीन को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर महिमा जैन है, उनका कहना है कि अभी तक मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसमें एक दिन में अधिकतम 30 मरीज निकले हैं। इसकी पूर्व संख्या काफी कम रहा करती थी। ड्रग इंस्पेक्टर का कहना है कि अभी तक जिले में 2 फूड मेडिकल स्टोर है, वहां पर वैक्सीन उपलब्ध हो रही है और आज भी 30 की संख्या में यह वैक्सीन उपलब्ध हुई थी। कंपनी में लगातार डिमांड की जा रही है, हालात नियमित रूप से सामने आ रहे हैं, जिसमें लक्ष्मीकांत ये जानना चाहेंगे, लक्ष्मीकांत ये जानना चाहेंगे कि जैसा ऑक्सीजन को लेकर कह रहे हैं कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा, उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। नहीं, दमोह में ऑक्सीजन पर्याप्त है। सिविल सर्जन डॉक्टर ममता तिमोरी से अभी मेरी बात हुई थी, उनका कहना है कि जिला अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्था है, जिले के अन्य क्षेत्रों में भी ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है। दरअसल इन्होंने मार्च में ही टेंडर लगा दिए थे और पर्याप्त मात्रा में इन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गए थे, जिससे ऑक्सीजन की संख्या लगभग पर्याप्त हो चुकी है। सीएमएचओ डॉक्टर संगीता त्रिवेदी का कहना है कि दूसरे जिलों में उन्हें ब्लैक मार्केटिंग की जानकारी मिली थी, इसलिए उन्होंने सभी मेडिकल संचालकों को पत्र जारी किया, जिसमें केवल डॉक्टर की पर्ची पर ही एवं मरीज के आधार कार्ड को देखकर ही रेमडेसिविर बेचने की अनुमति दी है, जिससे लोग इसका स्टॉक बनाकर ना रख सके एवं ब्लैक मार्केटिंग ना हो। इसके रेमडेसिविर उपलब्ध है, रेमडेसिविर उपलब्ध है, हाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहे हैं। दरअसल क्या है, कंपनी के नियमित रूप से डिमांड की जाती है, डिमांड जिसमें मिले उससे कम संख्या में भी मिलते हैं। तो जैसे आज जो डिमांड की गई थी 70 की डिमांड की गई थी, लेकिन 30 जो रेमडेसिविर थे वो उपलब्ध हो गए हैं। इसके अलावा सर दमोह में सबसे पहले ये बताइए वहाँ सभाएं चल रही है, सभाओं में क्या सोशल डिस्टेंसिंग से लेके मास्क का पालन किया जा रहा है, या जैसे चुनावी सभाएं होती हैं, धक्का मुक्की होती है, रोड शो होता है, वही स्थिति है? नहीं, दरअसल क्या है सर, यहाँ पर दमोह जिले में जो उपचुनाव चल रहे हैं वो लगातार पिछले 15 दिनों से अनगिनत सभाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री भी करीब 4 बार आकर दमोह में चले गए, पूर्व मुख्यमंत्री भी 3 बार आकर दमोह से जा चुके हैं। आज भी मुख्यमंत्री का दमोह आगमन। हम सवाल ये कर रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, मुख्यमंत्री दौरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम सवाल ये कर रहे हैं जो सभाएं हो रही है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सोशल डिस्टेंस का पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मास्क भी बहुत कम लोग लगाते हैं, कई लोग जो मास्क लगा भी लेते हैं तो वह बहुत से नीचे दाढ़ी के नीचे रखा करते हैं, जिससे ये ना तो मास्क का पालन सही तरीके से हो रहा है। आज ही मुख्यमंत्री की सभा में मंच पे सारे लोग उनको घेर कर खड़े हुए थे, वह दृश्य भी विजुअल के माध्यम से देखा होगा सर आपने। तो सोशल डिस्टेंस का पालन कहीं नहीं है, मास्क का उपयोग भी नियमित रूप से नहीं सामने आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल, क्या आपके यहाँ भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो पेशेंट पहुंचता है उससे पहले जमा करा लिया जाता है पैसा? जी, दमोह में दरअसल क्या है कि जिला अस्पताल के अलावा एक प्राइवेट अस्पताल है, मिशन अस्पताल कहलाती है, जो कि राय चौराहा पर स्थित है। यहाँ पर सरकारी दर पर ही इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर डॉक्टर जो अजय लाल है, जो आधारशिला संस्थान के संचालक हैं, उनके द्वारा मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ही मरीजों को इलाज मुहैया कराया जा रहा है, जिससे मरीजों को होने वाली ठगी को रोका जा सके। बिल्कुल, बहुत बढ़िया लक्ष्मीकांत जी। कटनी से हमारे साथ अमित जी हैं। अमित जी, कटनी की क्या स्थिति है? खासकर सबसे हम ये जानना चाहेंगे आपसे
जो सरकारी अस्पताल है वहां सुविधाएं हैं कि नहीं है, प्राइवेट अस्पताल है वो किस तरह से फीस ले रहे हैं, जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार ले रहे हैं, और ऑक्सीजन है कि नहीं है, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है। अमित मेरी आवाज आ रही? हेलो अमित मेरी आवाज आ रही? जी हाँ सर। अमित इसके पहले मैंने सवाल किया वो आपने सुना कि मैं फिर से दोहराऊं? नहीं सर सुन लिया। हेलो हाँ सुन लिया आपने? जी तो वही मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या सुविधाएं हैं, प्राइवेट अस्पताल क्या वहां भी वसूली कर रहे हैं या सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सरकार प्राइवेट अस्पताल फीस ले रहे हैं? जी हाँ, यह भी सब देखा जा रहा है कि 3 निजी अस्पताल हैं जो जहां पर रेट लिस्ट डाल दी गई है बाहर, उस हिसाब से लूट खसूट तो जारी है। और जिस तरीके से मरीज आते हैं उनको देखा जाता है कि ये अब्जॉर्ब कर पाएंगे, इतने देर तक 5 से 6 लाख कम से कम खर्च कर पाएंगे, उस हिसाब से पेशेंट को लेते हैं, अन्यथा मना कर दिया जाता है। और रेट लिस्ट लगी है और देख लेते हैं कि पैसे देने लायक है, पैसा दे रहा है तो लेते हैं, नहीं तो मना कर देते हैं हम नहीं एडमिट करेंगे। जी हाँ। और सरकारी अस्पताल में क्या स्थिति, क्या फुल है कि अभी जगह खाली है, वहां बेड खाली है? जी अभी कुछ बेड खाली है, बस हम 300 बिस्तरों का अस्पताल जिला चिकित्सालय में बनाया गया है कोविड को देखते हुए। अच्छा, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वहां उपलब्ध है क्या? ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है? नहीं, ऑक्सीजन की अभी ऐसी कोई कमी नहीं देखी, ना कि इंजेक्शन की अभी कोई ऐसी कमी सामने आई। चलिए धन्यवाद। बड़वानी चलते हैं, सचिन राठौर है हमारे साथ। सचिन जी, बड़वानी की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आपने क्या देखा? जी सर हम बता दें बड़वानी जिला चूंकि महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ है, महाराष्ट्र से जो मजदूर आए थे उसी के बाद से बड़वानी जिले में लगातार कोरोना सक्सेप्टेड मरीजों की संख्या बढ़ते गई थी। इसके चलते तेंदुआ, पानसेमल, वर्ला और बलवाड़ी को इच्छा से लॉकडाउन किया गया था। लोगों ने अपनी मर्जी से लॉकडाउन किया था और अभी भी बड़वानी के हालात खराब है। यहाँ पर व्यवस्थाओं के नाम पर किसी भी कोई भी चीजों की व्यवस्था नहीं है। बड़वानी कलेक्टर शिवराज वर्मा ने यहाँ पर हर विकासखंड में एक फीवर क्लिनिक खोला है जिसमें सस्पेक्टेड मरीजों की जांच की जा रही है। वह जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्हें अस्थायी तौर पर वहां पर ले जाया जा रहा है, वह उनका उपचार किया जा रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या ऑक्सीजन की कमी तो नहीं? कुल हॉस्पिटल कितने हैं प्राइवेट और सरकारी जिले में? सर हम जिले की बात करें तो निजी हॉस्पिटल यहाँ से 10 से अधिक निजी हॉस्पिटल है। और क्या यहाँ कोरोना के पेशेंट एडमिट हो रहे हैं 10 निजी हॉस्पिटल में? जी सर, यहाँ पर बड़वानी जिला मुख्यालय के 3 हॉस्पिटल है और एक तेंदुआ का हॉस्पिटल है, वहाँ पर कोरोना के पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। हाँ। और बड़वानी कलेक्टर शिवराज वर्मा ने एक रेट लिस्ट जारी करी थी हॉस्पिटलों के लिए, जो मिनिमम चार्ज रखे थे। उसके बाद कुछ हॉस्पिटलों ने हाथ ऊंचे करके और लिख कर दे दिया कि हमारे यहाँ कोरोना के पेशेंट नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उसमें कलेक्टर ने हर चीज के रेट फिक्स कर दिए थे। सोनोग्राफी, एक्सरे व इंजेक्शन वगैरह हर चीज के रेट फिक्स कर दिए थे, जिसके चलते निजी सचिन, जैसा कि अमित ने बताया अभी कि रेट लिस्ट तो टांग दी है, लेकिन वो सामने वाले को देख के उससे डिमांड करके उसको एडमिट करते हैं, अन्यथा बोल देते हैं फुल है। ये आपके यहाँ भी चल रहा है क्या? हाँ सर, यही कंडीशन यहाँ पर है। बेड नहीं मिल रहे हैं मरीजों को, डबल चार्ज देके बेड लिए जा रहे हैं। वहीं पर जो मरीज जागरूकता की बात करता है या लिस्ट की बात करता है उसको साफ तौर पर कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर जगह नहीं है, ना ही कोई बेड खाली है। इस तरीके से व्यवहार किया जाता है। ये बता पाएंगे बड़वानी में भी कुल एक्टिव केस कितने हैं, कितनी मौतें हो चुकी? सर हम बड़वानी की बात करें तो यहाँ पर एक्टिव केसों का आंकड़ा, चलिए बड़वानी में क्या मतलब महाराष्ट्र की बॉर्डर वाकई सील है, आवाजाही हो रही है? ये हमारे साथ आशीष जी है, वो सवाल कर रहे हैं आपसे। आशीष जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बड़वानी की जो सीमाएं सील की गई है महाराष्ट्र से, तो वहाँ की स्थिति क्या है? वहाँ पर किस तरह के इंतजाम है, या वहाँ से किसी तरह से कोई किसी और जो कह सकते हैं चोर दरवाजों से कोई आवाजाही तो नहीं हो रही है वहाँ? सर ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो सीमाएं थी महाराष्ट्र से लगी हुई सीमा, सेंधवा बॉर्डर, बिजासन सीमा व खेतिया सीमा, इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। वहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए थे कि आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी जाए, बंद कर दी जाए। मगर यहाँ पर रात को बाईपास क्रॉसिंग होती है, बाईपास क्रॉसिंग से वाहन आते हैं जाते हैं, मजदूरों को लाया जाता है। इसको लेकर बड़वानी कलेक्टर ने 1-2 बार कार्रवाई की थी। अच्छा, चलिए। और लॉकडाउन की क्या स्थिति? अच्छी तरह से है क्या पूरी तरह से, या लॉकडाउन का उल्लंघन करते दिख रहे हैं लोग? तो लॉकडाउन की हम बात करें तो आज शुक्रवार से 6 बजे से लॉकडाउन लागू किया गया था, जो कि
सोमवार 6 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके तहत बड़वानी क्राइसिस कमेटमेंट की एक बैठक हुई थी, जिसमें 7 दिन के अतिरिक्त लॉकडाउन का प्रस्ताव शासन को भेजा था, मगर वो मंजूर नहीं हुआ अभी। चलिए, हमारे साथ विजय नेमा जी है उज्जैन से। उज्जैन भी बहुत 1056 एक्टिव केस है और 115 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। विजय, आपके यहाँ अभी उज्जैन में लगातार आज भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में हंगामा हुआ है, कल भी हुआ था, वहाँ कलेक्टर को भी घेर लिया गया है, क्या वजह थी? जी, आज एसीपी जांच में देखने को नहीं मिला, हंगामा हुआ था जिसमें कलेक्टर ने वहाँ पहुंचकर आम लोगों को समझाइश देके और निपटा दिया गया। लेकिन यहाँ उज्जैन में देखने को मिल रहा है कि लगातार प्रशासन यहाँ पर निष्क्रिय नजर आ रहा है और प्रशासन द्वारा यहाँ जो व्यवस्था है, जो इंतजाम किए गए हैं, वो नाकाम साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना तो जो इंजेक्शन मिल रहा है रेडिसिन, वो इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, साथ ही मरीजों की तादाद जो है लगातार बढ़ती जा रही है और प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं जो मृत्यु दर है उसको भी छुपाया जा रहा है। जैसे कि कल भी 14 लोगों की जब शमशान की अगर रिपोर्ट देखें अपन, तो शमशान में 14 लोगों को कल पॉजिटिव मरीज हैं, जिनके परिजनों से भी हमारी चर्चा हुई। 14 लोगों को कल जलाया गया, लेकिन प्रशासन द्वारा 5 लोगों की पुष्टि की गई। साथ ही ये देखने को मिल रहा है कि शहर में बिना मास्क के कई लोग घूम रहे हैं। प्रशासन द्वारा जो सख्ती बरती जानी चाहिए वो सख्ती भी नहीं बरती जा रही। चलिए, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल क्या वहां भी मनमानी फीस वसूल रहे हैं, मनमानी? और दूसरा, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है? रेमडेसिविर इंजेक्शन तो जैसा आपने बताई दिया कि मिल नहीं रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो मनमानी फीस वसूली जा रही है और साथ ही 20 से 25 हजार रुपये इंजेक्शन के भी अगर मिल भी रहा है तो 20 से 25 हजार रुपये एक इंजेक्शन के लिए जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहना है कुछ परिजनों का कि यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड के लिए मनमांगी कीमतें मांगी जा रही हैं। चलिए, कोई आपको सवाल तो नहीं करना? देखिए, उज्जैन मैं पूछना चाहूंगा कि उज्जैन में स्थिति है तो वहाँ पर जो जनता है, जो आम लोग हैं या जो स्वयंसेवी संगठन है या कुछ इस तरह के लोग हैं, उनका क्या रोक है और उनका क्या योगदान है वहाँ पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उज्जैन में स्वयंसेवी संगठन है, कल भी जैसा मैंने बताया था और आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई संगठनों ने कल भी कलेक्टर का घेराव करा, परिजनों ने घेराव करा और विरोध लोगों ने दर्ज करा। आज कलेक्टर ने सभी एसडीएम की और अधिकारियों की रखी थी और सभी संगठनों की बैठक रखी थी। आज लॉकडाउन शाम से लगाया गया है, जो कि सोमवार तक रहेगा और प्रशासन ने सभी को आश्वासन दिया है कि व्यवस्थाएं पहले से बेहतर होंगी। चलिए, अमित निगम के पास चलते हैं, रतलाम। अमित, रतलाम की क्या स्थिति है? आपने सवाल सुन लिए होंगे, जो सवाल कि वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल क्या फीस वसूल रहे हैं, सरकारी अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और कितने एक्टिव केस है और कितने की डेथ हो चुकी है? बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रतलाम में सबसे पहले मैं मेडिकल कॉलेज की बात करना चाहूंगा कि मेडिकल कॉलेज रतलाम में बना था, तो इसको थोड़ा संक्षेप में बताना अमित, संक्षेप में थोड़ा बताना, कई जिले बहुत जाने। बिल्कुल, हाँ जी सर। तो मेडिकल कॉलेज की सर व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ की व्यवस्थाएं तो पूरी तरह से चरमरा रख गई है और यहाँ पर लोगों को बहुत परेशान होना पड़ रहा है, इलाज भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, ऐसी जानकारी आ रही है। रतलाम में अभी तक कुल 6282 पॉजिटिव लोग आ गए, जिसमें से 160 लोगों की मौत हुई है और अभी वर्तमान में 852 एक्टिव केस है। 9 दिन का लॉकडाउन इसलिए लगाया गया है कि एक ही दिन में कल 250 पेशेंट यहाँ पर पॉजिटिव निकल के आए। और रेमडेसिविर की अगर बात करें तो ये इंजेक्शन रतलाम में कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। ड्रग इंस्पेक्टर आंकड़ों में तो बताती है कि 100 इंजेक्शन आए थे, 200 इंजेक्शन आए थे, परंतु यह नहीं पता पाती कि वो इंजेक्शन कहाँ गए, किसके पास गए। हालांकि 7 से अधिक मेडिकल यहाँ पे चिन्हित किए गए जिनको इंजेक्शन मिलेगा, परंतु जब भी कोई व्यक्ति वहां पर जा रहा है तो मना करके कहता है कि इंजेक्शन आया नहीं है, फिर आने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस इंजेक्शन को लेकर रतलाम में कैसे आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसको मिल रहा है, कालाबाजारी हो रही है और निश्चित ही कालाबाजारी भी हो रही है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो रतलाम में 400 सिलेंडर प्रतिदिन ऑक्सीजन की खपत हो रही है और रतलाम के लिए बड़ी बात यह है कि रतलाम में मालवा ऑक्सीजन का प्लांट है, जहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, इसलिए अभी वर्तमान में रतलाम में ऑक्सीजन के सप्लाई में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है। मेडिकल कॉलेज में 568 बेड है, जिसमें से 375 फुल हो चुके हैं।
आईसीयू और एसडीओ में एक खाली नहीं है। रतलाम में 2 निजी हॉस्पिटल है, दोनों निजी हॉस्पिटल में ऐसे लोगों का उपचार किया जा रहा है तो कंटिन्यू नहीं है। एक मेडिकल हॉस्पिटल आयुष में बढ़ गया है। कैसे लोगों का उपचार किया जा रहा है अमित, कैसे बोले, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें कैसे लोगों को उपचार किया जा रहा है? वहाँ पे सिर्फ ऐसे लोगों को लिया जा रहा है जिनकी हालत गंभीर नहीं है या सीरियस नहीं है, मतलब कुल मिला के ऐसे मरीज तो ठीक हो सकते हैं, उनको लिया जा रहा है। इसी प्रकार आयुष ग्राम में अभी 100 बेड है और बताया जा रहा है कि 100 से 100 बेड फुल होता है, लोगों की वेटिंग चल रही है। वहाँ पे मंसूर अहमद के भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं भर्ती होने के लिए। ये पूरा हॉस्पिटल जेडी हॉस्पिटल, वहाँ पर की गई अवस्था, हालांकि इन लोगों के द्वारा प्रशासन के द्वारा जारी की गई लिस्ट लगाई गई है, परंतु जहाँ तक जानकारी निकल कर आती है कहीं न कहीं ऐसे ही पेशेंट को किया जा रहा है जिनपर ठीक होने की आशंका हो और जिनसे ठीक की पुष्टि हो जाए। जी मैंने क्या फीस कितनी पर डे के हिसाब से कितना ले रहे हैं, प्राइवेट वार्ड का या जनरल वार्ड का? प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड के द्वारा जो शासन के द्वारा निर्धारित राशि वही ली जा रही है अलग अलग, परंतु कृपया अगर माना जाए तो प्रतिदिन के हिसाब से एक पेशेंट को करीब 25 से 30,000 या इससे भी ज्यादा रुपए चुकाने पड़ रहे हैं और इससे भी ज्यादा हो सकता है कि वो दे रहा हो। बहुत ही चौंकाने वाली 25 से 30,000 एक पेशेंट। ललित साहू हमारे साथ छिंदवाड़ा से। ललित, छिंदवाड़ा महाराष्ट्र बॉर्डर में है, सबसे ज्यादा अगर मौतें हो रही हैं एवरेज के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से, तो छिंदवाड़ा में हो रही हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र नागपुर से लगा होना 2 अलग इलाके जो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। छिंदवाड़ा के लिए एक दुखद त्रासदी ये है कि कई मामलों में छिंदवाड़ा अच्छे कामों में भी मध्य प्रदेश में टॉप में रहा है, लेकिन कोरोना में भी सबसे टॉप में चला गया। ये दुखद स्थिति छिंदवाड़ा के लिए है। आश्चर्य इस बात का है कि जो व्यवस्थाएं जिला प्रशासन कर रहा है वो कहीं ना कहीं नाकामी दिखाई देती है। जिला अस्पताल में स्थिति है कि मरीजों को ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक की कमी है। एक दूसरा, इंजेक्शन की प्रॉब्लम तो सभी जगह बताई जा रही है, लेकिन छिंदवाड़ा के लिए स्थिति ये कि मेडिकल कॉलेज होने के बाद भी जो शुरू हुआ है, उसके बाद भी जो टेस्टिंग रिपोर्ट है वो 3-3 दिन में आ रही है, जिसके चलते में जो संक्रमित मरीज है उसको 3 दिन बाद पता चलता है कि वो संक्रमित है कोरोना से। उसके बाद तब तक वो पता नहीं कितने लोगों को संक्रमित कर जाता है। दूसरी त्रासदी ये रही कि जो शिक्षा विभाग के 20 शिक्षक छिंदवाड़ा जिले से जो कोरोना के चलते में कहीं ना कहीं काबिलियत हो चुके। प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास जरूर कर रहा है कि व्यवस्थाएं बने। जिला अस्पताल में 600 बेड की स्थिति है जहां पूरे के पूरे मरीज हैं। 4 प्राइवेट अस्पताल जहां पर भी मरीजों की संख्या पर्याप्त क्या बोला जाए, वहां पे मरीजों को रखने की भी जगह नहीं बची। जिला प्रशासन ने 7 दिन का लॉकडाउन बड़े विलंब से लगाया। शायद ये लॉकडाउन पहले लगा होता तो मरीजों की संख्या में भी कमी आती और मौतों में भी। औसतन देखा जाए तो 15 से 20 मरीज प्रतिदिन उनकी मौत हो रही है, जहां उन्हें सस्पेक्टेड बताया जा रहा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक केवल 70 मौतें बताई गई हैं, कि अभी तक 70 मौतें कोरोना के चलते में हुई है। कुल आपके हिसाब से कुल कितनी मौतें हुई हैं, प्रशासन कितना बता रहा है? कुल मौतें प्रशासन के हिसाब से 70 मौतें हैं और जो हम लोग की जानकारियां उसमें लगभग 200 से ऊपर मौतें अभी तक हो चुकी हैं पिछले 15 दिनों के अंतर में। प्राइवेट हॉस्पिटल किस तरह फीस वसूल रहे हैं? प्राइवेट अस्पतालों में एक ट्रेन छिंदवाड़ा में उन्होंने बना के रखा है। मरीज और परिजन भी नहीं चिल्ला पा रहे हैं, लेकिन जो बाहर से निकल के आते हैं ठीक होने का तो बताते हैं कि 20-22 हजार रुपये पर डे का खर्चा है प्रतिदिन दवाइयों का और सारा हॉस्पिटल का, और कम से कम 3 से 5 दिन मरीजों को रख रहे हैं। मतलब कुल मिला के बोला जाए कि एक मरीज अगर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुआ तो 1 लाख रुपए का बिल उसे चुकाना ही पड़ेगा। इसमें एक सबसे बड़ी बात ये निकल के आई जो पिछले कुछ समय बाकी जगह तो ललित 8 दिन 10 दिन रख रहे हैं पेशेंटों को, आप बोल रहे हैं 3 से 4 दिन ही में छोड़ दे रहे हैं। हाँ, मैं उसका कारण बता रहा हूँ कि जो पेशेंट गंभीर नहीं है उनको लेते हैं, और उनके साथ एक सेटअप जो बीच में पिछले दिनों एक जानकारी मिली थी कि इंश्योरेंस कंपनियों से भी कई लोग क्लेम कर रहे हैं कि जो कोरोना की जगह निमोनिया बताकर भी लोग 70-80 हजार रुपये का बिल निकाल ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो स्थितियां बिगड़ी हैं वो कहीं ना कहीं तकलीफ है। एक बात और बताना चाहूंगा, प्रशासन ने नहीं, आपने बताया कि निमोनिया, तो उसमें कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट कैसे आती होगी कि कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं है? ये जो पहले दिन जब लेते हैं सस्पेक्टेड करके ले लेते हैं और 3 दिन के बाद बताते हैं 4 दिन के बाद कि आप नेगेटिव हैं, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है। तब तक ये 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं और 1 लाख रुपए का बिल मरीज के परिजनों को पकड़ा दिया जाता है। ये एक बड़ा मामला छिंदवाड़ा में देखने को मिला है। प्रशासन ने चूंकि जो जिनकी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है उनको लेकर फिर कन्या शिक्षा परिसर में 300 बेड का एक इमरजेंसी में हॉस्पिटल बनाया है कि जहाँ पर मरीज अगर बढ़ते हैं तो धीरे से वहाँ शिफ्ट किया जाए। सर, एक चीज और बड़ी चिंताजनक है, संक्षेप में ललित। हाँ, सबसे बड़ी बात ये थी कि जब ये पता था कि छिंदवाड़ा महाराष्ट्र से लगा हुआ है
और मध्य प्रदेश में दुखद स्थिति की छिंदवाड़ा इकलौता जिला है, इंदौर भी भूलना है, भोपाल भी भूलना है, तो 7 दिन का लॉकडाउन सिर्फ छिंदवाड़ा लगाया गया। ये सोचने का विषय है प्रशासन के लिए भी है और राजनेताओं के लिए भी। चलिए, सोचने का विषय अलग है, सोचने का विषय अलग है। जो है जानकारी के अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है? इंजेक्शन की तो बहुत कमी है, ऑक्सीजन की कमी छिंदवाड़ा में तो नहीं है, लेकिन जो इंजेक्शन कोरोना को लगाने का है प्राइवेट जगह तो मिलना बंद हो गया, लेकिन सरकारी स्तर पे भी मिलना बहुत मुश्किल है। आपको कोई सवाल तो नहीं छिंदवाड़ा से? नहीं, छिंदवाड़ा में जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासनिक मशीनरी है, और दूसरा आप महाराष्ट्र से भी सटा हुआ पूरा इलाका है, तो छिंदवाड़ा के हालात आज नहीं बिगड़े। मुझे लगता है बहुत 1-8 महीने से छिंदवाड़ा लगातार एक हाई अलर्ट जैसे उस मोड पर है। तो उस वक्त वहां से क्या पहल हुई थी या क्या स्थिति बनी थी कि जल्दी सीमाएं सील नहीं की? हाँ, सीमाएं सील क्यों नहीं की गई है? उस वक्त क्या लगता है कि वो सारा फेलियर हो जिसकी वजह से ये इतने बुरे हालात हैं? बिल्कुल सही है ना, अगर सीमाएं सील कर दी गई होती तो शायद जो स्थितियां बिगड़ी हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से रिश्तेदारियां छिंदवाड़ा की बहुत ज्यादा है। जो पिछले 2 माह पूर्व शादियों का जो सीजन चला था, काफी बड़ी संख्या में लोग नागपुर महाराष्ट्र रिश्तेदारी में गए और वही कोरोना को वहां से तेजी से लेके आए। एक बात ये थी, अगर प्रशासन उस समय कड़ाई बरतता तो शायद जो भयावह स्थिति छिंदवाड़ा की है वो देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल ललित, अभी हमें और जगह जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खरगोन चलते हैं, जहां हमारे साथ अंकित बड़ोले हैं। खरगोन में भी प्रतिदिन मौतों के आंकड़े आ रहे हैं अंकित, और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा लॉकडाउन का सही पालन हो रहा नहीं हो रहा, संक्षेप में जानना चाहेंगे। ऑक्सीजन उपलब्ध है? कितने हॉस्पिटल है? प्राइवेट हॉस्पिटलों की क्या स्थिति है? कोरोना मरीजों से किस तरह से पैसा वसूल रहे हैं? तो खरगोन में मैं बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन की स्थिति आज रात 9 बजे से लगाया गया है, लेकिन इसको देखते हुए खरगोन 9 बजे से कि 6 बजे से? खरगोन में आज रात 9 बजे से लगाया गया जिला कलेक्टर के द्वारा सर। अच्छा जी। जिसको देखते हुए खरगोन के आज जो बाजारों में जो भीड़ देखी गई थी वो एक काफी भारी मात्रा में लोग पहुंच रहे थे, क्योंकि शादी ब्याह का सीजन है। और खरगोन में निमाल का जो सबसे बड़ा पर्व होता है गोनगौर पर्व, वो कल से शुरू हुआ है। उसको देखते हुए ग्रामीण काफी मात्रा में बाजारों में पहुंच रहे थे सामान खरीदने। लेकिन वो खरगोन में जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात की जाए तो उसकी किल्लत तो है, परंतु राहत की बात ये भी है सर यहाँ पे कि खरगोन के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरीज भर्ती है पूर्व से, जिनको 1 डोज लग चुका है, उनको डॉक्टरों की पर्ची देखकर मेडिकल जो नियुक्त किए गए उनके द्वारा इंजेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खरगोन जिले में इसके लेकर 3 से 4 मेडिकल नियुक्त किए गए हैं जो ये इंजेक्शन उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग खरगोन के ड्रग इंस्पेक्टर भी कर रहे हैं। बिल्कुल। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो उनका क्या रेट फिक्स है? क्या जैसे बाकी जगह से बताया जा रहा है कि रेट लिस्ट टांग दी गई है, लेकिन जब मरीज अंदर जाता है तो पहले उससे पैसे रखवा लिए जाते हैं, जमा करवा लिए जाते हैं, फिर इलाज चालू करते हैं, या बोल देते हैं कि नहीं हमारे जगह नहीं है? खरगोन में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की जो मीटिंग हुई थी उसमें खरगोन कलेक्टर ने सबसे लहजे में यहाँ के जो हॉस्पिटल संचालक है, प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालक हैं, उनको कहा था कि आपको अपने अस्पतालों में जो रेट लिस्ट है वो टांगना है। उसके बावजूद भी जब खरगोन में कुछ जगहों पर ऐसी बात निकल कर आई थी कि मोटी रकम वसूली जा रही है, उसको लेकर खरगोन में कलेक्टर के द्वारा एक टीम गठित की गई है, जिसके द्वारा सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। तो इसमें खरगोन में अब इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आ रही कि अगर मोटी रकम कोई वसूली जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद। बैतूल चलते हैं, रुपेश मंसूरे हैं हमारे साथ। रुपेश, बैतूल की क्या स्थिति है? बैतूल भी लगभग महाराष्ट्र से लगा ही हुआ है। जी, बैतूल में कोरोना की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। खराब तो सब जगह है। बैतूल में प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं हैं? ऑक्सीजन की कमी है नहीं है? इंजेक्शन उपलब्ध है कि नहीं है? ये जानना चाहिए। जी, पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक छवि भारद्वाज आई थी। उनके आने तक के यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की बेहद कमी थी। उनके आने के बाद में जो है उन्होंने सप्लाई का वो करवाया था कंपनी से बात करके, सप्लायर से बात करके। तो अभी ऑक्सीजन की तो स्थिति ठीक है। और रही बात अस्पतालों की, तो अभी तक के केवल 3 अस्पताल थे यहाँ पर, एक जिला अस्पताल और 1-2 यहाँ निजी चिकित्सालय प्रशासन ने ले रखे थे कोरोना मरीजों के उपचार के लिए। लेकिन आज जो है कलेक्टर ने शहर के लगभग आधा दर्जन से अधिक अस्पतालों को चिन्हित किया जिनको कोरोना के इलाज के लिए लिया गया है प्रशासन द्वारा। चलिए, आशीष आपको कोई सवाल? नहीं, वो कॉमन स्थिति है, लेकिन बैतूल में जो वहाँ भी महाराष्ट्र वाला जो फैक्टर है, तो वहाँ की आवाजाही और इस पर निगरानी का क्या तंत्र है? वहाँ पे निगरानी की जा रही कि नहीं की जा रही जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं? जी, प्रशासन द्वारा निगरानी तो की जा रही है, लेकिन फिर भी जो है लोग जो है चोरी छुपे आवाजाही कर रहे हैं।
मजदूर जो है उनका आना लगातार लगा हुआ है। आज भी एक खबर आई थी कि महाराष्ट्र के लोग जो है बैतूल से मजदूर लेके जा रहे हैं और वहीं छोड़ भी रहे, वापस ला के भी दे रहे हैं, जो सीमावर्ती इलाके हैं उनसे। चलिए, आप सभी का जो बहुत बृहद जानकारी दी हमारे 8 संवाददाता, हमारे वीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, हमें स्वराज एक्सप्रेस को जो आप जानकारी पहुंचाए, आम जनता तक जो जानकारी पहुंची। आशीष, अब आपने इन 8 जिलों की स्थिति, अभी हम सारे जिलों की स्थिति धीरे धीरे करके अवगत कराते रहेंगे, इन 8 जिलों की स्थिति में आपकी क्या संक्षिप्त टिप्पणी है? देखिए, ये टिप्पणी यही बनती है कि ये जो हालात हैं, छोटे और बड़े शहर दोनों में एक जैसे हालात बन गए हैं। तो और सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिस चीज का सबसे ज्यादा डर है वही हो रहा है। जो संवाददाता, जो आपके ब्यूरो के लोग बता रहे हैं कि महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, और सबसे